गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन रुद्र क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास साइंस का लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो लेट्स गो। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? और रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। या केमिकल चेंजेज कह सकते हैं। ठीक है ना। तो केमिकल चेंजेज या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं वो देखिए। यानी कि किसी भी रसायन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी कि किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उस पदार्थ की रासायनिक संरचना यानी कि उसके गुणों में बदलाव आ जाता है, उसके गुणों में चेंजेज आ जाते हैं, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना में होने वाला परिवर्तन जिससे उस पदार्थ के मूल गुण परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अच्छा, ये रासायनिक परिवर्तन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनके मूल गुण परिवर्तित हो चुके हैं उस पदार्थ के, जिससे क्या बनेगा? एक नए गुणों वाला नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है ना। परिवर्तन कहलाते हैं। इससे नया पदार्थ बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए, जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे कोई भी कोयला है या लकड़ी है, ठीक है ना। तो कोयला का जलना और कोयले के जलने से क्या बनेगी? राख बनेगी। ठीक है ना। तो राख क्या है? एक नया सब्सटेंस है, एक नया पदार्थ है। ठीक ना। तो कोयला जल करके किस में बदल जाएगा? राख में बदल जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि कोयले की स्ट्रक्चर और जो राख बनी या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो अलग अलग होगी। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनना भी कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। ऐसे ही आप जो सेव काटते हो, एप्पल, ठीक है ना, सेव या जो एप्पल होती हैं उसको अगर हम खुली रख देते हैं काट करके, तो सेव को काट कर खुली रखने पर उसकी सतह भूरी काली हो जाती है। तो देखिए, जो एप्पल होती है यदि उसको हम काट करके खुली रख दें थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जो सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी? भूरी काली हो जाएगी। तो वो भी किसकी वजह से हो रही है? रासायनिक परिवर्तन की वजह से। ठीक है ना। तो अभी हम रासायनिक परिवर्तन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पे क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे क्या होगी? रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। ठीक है ना। तो जैसे कि कोयले के जलने में, दूध से दही बनने में
और सेब को काटकर खुली रखने पर उसकी सतह जो काली हो जाएगी, भूरी काली हो जाएगी। तो इन सब में क्या हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि इन सब में क्या हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है ना। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने से उसके गुणों में, या कह सकते हैं रासायनिक गुणों में। ठीक है ना। तो उसके रासायनिक गुणों में, ऐसे लिख लीजिए ज़्यादा बेटर है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन होने में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होने को, या रासायनिक परिवर्तन होने में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन होते समय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप समझ ही गए रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है, क्योंकि जब जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तब तब क्या होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। ठीक है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी उन पदार्थों को क्या कहेंगे, उनको कहेंगे अभिकारक या फिर क्रियाकारक। ठीक है ना। तो लिखिए जिन पदार्थों के बीच, या हम हेडिंग लिख देते हैं अभिकारक। ठीक है ना। रंगीन पेन से लिखता हूं, अभिकारक, या जिसको हम क्रियाकारक कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अभिकारक, इसको हम क्रियाकारक भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। रिएक्टेंट। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जिन पदार्थों के बीच होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, क्रियाकारक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया या जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ओके। तो जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे या क्रियाकारक कह सकते हैं। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही उन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में क्या होगा, उस पदार्थ के गुण चेंज हो जाएंगे।
ठीक है ना, रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे और रासायनिक गुण चेंज होने से क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। तो इस नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उत्पाद क्या है वो देख लीजिए, उत्पाद या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो नया पदार्थ है ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि उत्पाद एक भी बन सकता है और एक से अधिक भी बन सकता है। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे इसको रासायनिक अभिक्रिया को और उस लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे और उस रासायनिक अभिक्रिया के लिखित रूप को ही हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब लेकिन लिखने में तो देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था कि कार्बन का जलना, ठीक है ना, या कोयला का जलना। जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं अभी कि कोयला का जलना, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब इस कोयले के जलने को हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए पहले तो कोयला आप सब जानते ही हो, ठीक है ना। कोयला किसका बना होता है, लकड़ी का भी बना होता है और चट्टान से भी बना होता है, ठीक है ना। तो कोयला, और कोयला में सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, कार्बन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कार्बन, यानी कि कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक ऐसे ही उस कोयले को जलाएगा कौन, जलेगा ये, तो जलाने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है ना। कोई सी भी चीज़ जलती है तो उसको कौन जलाता है, ऑक्सीजन गैस जलाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जलने की जो क्रिया हो रही है वो कौन करती है, ऑक्सीजन। यानी कि आप लिख सकते हो कि कोई भी चीज़ जल रही है तो उसको कौन जलाता है, ऑक्सीजन गैस जलाती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कोयले में कौन है, कार्बन, और जलाने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। और इन दोनों से जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नया पदार्थ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, समीकरण है, क्योंकि इसी चीज को, इस रासायनिक परिवर्तन को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण बोल देंगे। लेकिन इसको क्योंकि हमने शब्दों के रूप में लिखा है तो इसे हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं, शब्द समीकरण, क्योंकि इसको हमने किस में लिखा है, शब्द के रूप में लिखा है, तो इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। ये शब्द समीकरण है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। चलो अब देखो शब्द समीकरण के बाद में क्या होता है, यदि हम इस शब्दों को इनके जो प्रतीक होते हैं या जो अणुसूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसके रूप में लिख दे तो हम इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैं इसके अणुसूत्र लिखता हूं, यानी कि जैसे कार्बन का अणुसूत्र या कार्बन का जो प्रतीक होता है उसको हम बोलते हैं C। ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O2।
और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO2। तो अब देखिए इनको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, शब्द से प्रतीक की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। और या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को किस में लिख दिया, इसके फॉर्मूले के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया हमने, CO2 लिख दिया। तो अब इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और क्योंकि हमने इसको शब्द समीकरण से बदल के लिखा है इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या, ढांचा समीकरण। तो इसको क्या कहेंगे हम, रासायनिक समीकरण कह सकते हैं या इसको ढांचा समीकरण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ढांचा समीकरण। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण, जिसको इंग्लिश में स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो कंकाली समीकरण, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण कहेंगे। अब देखिए ये समीकरण जो लिखी हुई है, ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण, ये संतुलित भी हो सकती हैं और असंतुलित भी हो सकती हैं। अब दो नए वर्ड आए हैं अपने पास में, संतुलित और असंतुलित। वो क्या होते हैं, देखिए अभी हमारे सामने दो शब्द आए हैं, एक तो असंतुलित, असंतुलित समीकरण, और एक शब्द आया है संतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और संतुलित समीकरण जिसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ये दोनों क्या होती हैं, देखिए देखो इस समीकरण की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, इस एरो के इस साइड में इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे क्या, अभिकारक या रिएक्टेंट, ठीक है ना। इनको कहेंगे अभिकारक और इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। अच्छा, अभिकारक को हम किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। और ये कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। तो अभी लिखने के पद पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें हम और अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण क्या होती हैं। देखो अगर आप इस समीकरण को देखोगे तो आपको इस एरो के इस साइड में और इस एरो के उस साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो एटम है उनके नंबर सेम दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस एरो के दोनों तरफ इनका जो द्रव्यमान है या जो एटम के नंबर है, परमाणु के नंबर है, वो क्या है, बराबर हैं। तो जब इस एरो के दोनों तरफ यानी कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो उसको, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये किस कैटेगरी की समीकरण है, संतुलित कैटेगरी की समीकरण है, ठीक है ना। तो जो ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण है वो दो प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि या तो वो संतुलित समीकरण होगी और या फिर वो असंतुलित होगी। जैसे ये वाली समीकरण कैसी हैं, संतुलित हैं, ठीक है ना। अब असंतुलित क्या होती हैं उसका भी एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपके सामने। देखिए असंतुलित समीकरण, जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन था वैसे ही क्या होता है, एक और होता है सही तत्व, मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन मिलता है स्टेशनरी की शॉप पे, उसको भी हम जला सकते हैं और वो भी किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे यानी कि उसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि MgO बनेगा। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, मैग्नीशियम है, और ये तो आप जानते ही हो ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पे सेम ऐसी ही इक्वेशन लिखी है मैंने, ऐसी ही समीकरण लिखी है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, वैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आपको संतुलित नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है। मैग्नीशियम तो सेम है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का
एक ही परमाणु है। इसका मतलब इस साइड में और इस साइड में ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है, यानी कि इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में है ना असंतुलित समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होती है। अब देखिए इस असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसी को देखिए संतुलित किस फॉर्म में करते हैं वो देखिए। जैसे ये मैग्नीशियम है Mg प्लस ये ऑक्सीजन है यहाँ पे O2 और ये बन रहा था MgO बन रहा था। अब देखिए इसको संतुलित करने के लिए कहीं ऐसा मत कर देना आप कि सर इधर ऑक्सीजन के 2 हैं तो हम यहाँ पे क्यों ना 2 लिख दें, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है और ये संतुलित हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कभी भी हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पहले फॉर्मूला क्या था MgO, इस MgO फॉर्मूले को यदि हमने MgO2 बना दिया तो ये फॉर्मूला ही बदल जाएगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं रह करके किसी और पदार्थ का बन जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन हमारे को नहीं करना है, यानी कि हमारे को सूत्र को नहीं बदलना है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है ये बदलना नहीं चाहिए, यानी कि इसके अंदर अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है ना, इनके अंदर अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है तो वो कहाँ पे करना है, इन ब्रैकेट के बाहर करना है। यानी कि देखिए मैग्नीशियम का तो एक एक है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो देखिए ये 2 इस पूरे से गुणा होगा, यानी कि यहाँ मैग्नीशियम के भी 2 बन जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु बन जाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के तो यहाँ 2 बन गए, तो ऑक्सीजन के भी इधर भी 2 हैं, लेकिन मैग्नीशियम का देखिए अब यहाँ 1 ही रह गया, जबकि यहाँ पे 2 बन गए, तो मैग्नीशियम का भी अब मुझे यहाँ पे 2 बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, संतुलित हो गई, यानी कि इसमें एटम के नंबर बराबर हो गए। अब इस समीकरण को मैं वापस से बिना ब्रैकेट के लिख सकता हूँ, यानी कि 2Mg प्लस O2 और ये मिलकर के बना रहे हैं 2MgO। तो अब ब्रैकेट हट जाने के बाद में भी ये 2 इन दोनों के साथ में ही होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए अब इसके अंदर 2 तो Mg है, इधर भी 2 Mg है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के ये 2 हैं। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, संतुलित समीकरण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई समीकरण असंतुलित होती है तो उसको हम संतुलित करते हैं। और ये संतुलित करने का जो चैप्टर है इसको हम कल की क्लास में और अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे। अभी अपना जो फिलहाल जो उद्देश्य है वो है कि हम रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम अपना अगला टॉपिक होगा। इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, चलो मैं लिखवा देता हूं आपको असंतुलित समीकरण क्या होती हैं। आप पहले ये एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है ना। यहीं पे लिख लीजिए आप असंतुलित समीकरण, जब अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असमान होती हैं तो उस समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल आप लिख ही लेना, कौन सा लिखोगे वापस से, असंतुलित समीकरण का अभी भी लिखाया था जो Mg प्लस O2 और क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ये असंतुलित है। ओके। अब संतुलित समीकरण की परिभाषा लिख लीजिए, जब अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती हैं तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं।
और इसका एग्जाम्पल ये ऊपर वाला संतुलित है तो ये लिख लीजिए C+O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है ना। तो ये संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब हम चल रहे हैं कि इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हम रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, जो कि अभी तक हमने लिखी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद को उसके प्रतीक और अणुसूत्र के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे अभी हमने लिखा था कि मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अभिकारक और उत्पाद को उसके प्रतीक और अणुसूत्र, किस किस के रूप में, प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि अभिक्रिया के लिखित रूप को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वापस से लिख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हमने लिखा था C+O2 इक्वल टू CO2, ओके, ये रासायनिक समीकरण है। अब देखिए रासायनिक समीकरण हो गई। अब इसके अंदर हम चरण लिख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम एक बड़ी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो एक पॉइंट डालिए आप, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण या पद, स्टेप, ओके। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण लिखिए। देखिए पहला स्टेप कौन सा है वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ही मान के चलिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, अभिकारक, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर उसके आगे तीर का निशान लगाकर फिर क्या लिखा है भैया, उत्पाद, फिर उत्पाद लिखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखिए, अब देखिए ये जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह। तो यहां पे लिखिए आप कि अभिकारक यानी अभिकारक या अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह यानी कि धन चिन्ह लगाते हैं। और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, देखिए ये जो तीर का निशान है इसका जो सिर है वो किस साइड में रहेगा, उत्पाद की तरफ। तो यहां पे लिख लीजिए आप कि तीर के निशान का सिर उत्पाद की ओर होता है। किसकी ओर होता है, उत्पाद की ओर, ठीक है ना। और प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये आप समझ गए होंगे, वापस से लिख लीजिए जैसे कि C+O2 इन दोनों के बीच मैंने प्लस का चिन्ह लगाया इस प्रकार का, ओके। और ये तीर लगाया जो किसकी साइड में है, उत्पाद की तरफ, और उत्पाद कौन सा है, CO2। अब देखिए थर्ड स्टेप कौन सा है,
अब यदि मान लीजिए ये उत्पाद भी 2 से ज़्यादा हो तो उनके बीच में भी हम क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए उत्पाद की संख्या 2 या अधिक होने पर उनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो इनके बीच में भी क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसको भी एक उदाहरण से समझिए, जैसे इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे कि Zn प्लस H2SO4, ये दोनों क्या हैं, ये जिंक हैं और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए बोले ये क्या है, जिंक है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, देखिए जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए उत्पाद 2 हैं तो इनके बीच में मैंने क्या लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया, ठीक है ना। तो ये तरीका है। चौथा स्टेप लिखिए, और चौथा स्टेप हम आगे लिखते हैं इसको रफ करके। चौथा स्टेप लिखिए, चौथा स्टेप लिखिए, देखो यानी कि हमने उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में देखिए यदि समीकरण असंतुलित हो तो उसे संतुलित करके लिखते हैं। संतुलित करके लिखेंगे यदि समीकरण असंतुलित है तो, ठीक है ना। जैसे अभी हमने मान लेते हैं एक समीकरण लिखता हूं मैं आपके सामने, अभी वो पहले लिखी थी जो तो हो गई। दूसरी लिखता हूं जैसे कि N2 प्लस H2 और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे अमोनिया NH3। नाम लिख लीजिए, ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये क्या बन रहा है, अमोनिया। अब देखिए ये क्या है, रासायनिक समीकरण असंतुलित है, ठीक है ना। और असंतुलित तो हम क्या करेंगे, उसको संतुलित करके लिखेंगे। अब देखिए इसको संतुलित कैसे करेंगे, वही चीज कि इस एरो के दोनों तरफ एटम के नंबर बराबर कीजिए, परमाणु के नंबर बराबर कीजिए। देखिए यहाँ पे नंबर 2 है इनके, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है ना। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इससे पहले आप इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, लेकिन हम समझदार है कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लगाने से देखिए नाइट्रोजन के तो 2 एटम बन गए, इधर भी 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से यहाँ पे पहले हाइड्रोजन 3 थे, अब 3 को 2 से गुणा कीजिए तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब देखिए ये क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से असंतुलित को हम क्या करके लिखेंगे, संतुलित करके लिखेंगे। और ये संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, जैसे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इस उत्पाद के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि न तो घटेगा न बढ़ेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस असंतुलित को क्या करते हैं, संतुलित करना जरूरी होता है। और संतुलित कैसे करते हैं ये हम और भी अच्छी तरह से कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टेप पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के, ठीक है ना। तो 4th स्टेप हो गया, संतुलित करके लिखते हैं। 5th स्टेप लिखिए। 5th स्टेप में क्या करेंगे, जैसे
यानी कि संतुलित समीकरण में अभिकारक व उत्पाद की अवस्था दर्शाने के लिए ठोस, अगर मान लो ठोस अवस्था है तो ठोस के लिए ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठोस के लिए S, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है ना। द्रव के लिए गैस, क्योंकि इसको गैस कहते हैं, ठीक है ना। सॉलिड, इसको लिक्विड। ऐसे ही मान लीजिए गैस हैं, सॉरी यहाँ पे जी नहीं, लिक्विड का एल आएगा। यहाँ पे गैस हैं तो गैसीय अवस्था में हम लिखेंगे जी, क्योंकि इसको गैस कहते हैं, या फिर गैसीय से स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की अवस्था को दर्शाने के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, एस, एल या फिर जी लिखेंगे। यदि वो अभिकारक उत्पाद ठोस है तो एस लिखेंगे, द्रव है तो एल लिखेंगे, गैस है तो जी लिखेंगे, ठीक है ना। दर्शाने के लिए गैस के प्रतीक लिखते हैं, जैसे अभी इसको समझ लेते हैं। इस समीकरण के अंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये है N2 + 3H2 और ये मिलके बना रहे हैं क्या, 2NH3। अब देखिए ये क्या है, हम जानते हैं नाइट्रोजन गैस होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नाइट्रोजन गैस होती हैं। हाइड्रोजन भी हम जानते हैं क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिखेंगे ये भी गैस होती हैं। और ये जो अमोनिया बनी, ये अमोनिया भी क्या होती है, गैस होती है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। तो ये यहाँ पे तीनों ही गैस हैं। अगर मान लीजिए हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जिससे इससे पहले वाला एग्जाम्पल C+O2 जो कि बन रहा था CO2। अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, कार्बन सॉलिड है, कोयला क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम S लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस होती है तो G लिखेंगे यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है तो G लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिस अवस्था में वो होते हैं उस अवस्था को हम क्या करते हैं, उसके ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 6 नंबर का स्टेप। अब यदि ठोस द्रव गैस, इसके लिए तुम S, L और G लिख देंगे। लेकिन यदि मान लो अवस्था कैसी हो, जलीय अवस्था हो, जल के अंदर घुली हुई अवस्था हो, ठीक है ना, यानी कि जलीय सॉल्यूशन हो, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि यदि अभिकारक व उत्पाद की अवस्था जल में घुली हुई हो, घुली हुई हो तो AQ, किसका प्रयोग करेंगे, AQ। और AQ की फॉर्म क्या होती है, इसको हिंदी में कह सकते हैं जलीय विलयन, ठीक है ना, जलीय विलयन, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इसको एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, ठीक है ना। प्रतीक का प्रयोग करते हैं, घुली हुई हो तो AQ, प्रतीक का प्रयोग करते हैं। अब AQ कब लिखेंगे वो भी समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में चूना कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कल्ली भी कह सकते हैं, सफेदी करने के काम में आती है, ठीक है ना। तो चूने को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, यानी ये पानी का फॉर्मूला H2O, ठीक है ना। तो चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखिए चूने का पानी बन जाएगा, ये चूना इसमें घुल जाएगा पानी में और क्या बनेगा, चूने का पानी बना लेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ये क्या बन गया, चूने का पानी बन गया, चूने का पानी, या फिर ये जो चूना है वो घुल गया पानी के अंदर, ठीक है ना। और ये क्या है, पानी है, यानी कि जल है। तो अब देखिए ये CaO कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। H2O कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में।
जबकि ये चूने का पानी, क्योंकि ये घुल चुका है चूना पानी के अंदर, तो यहाँ पे हम लिक्विड कह सकते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं लिखेंगे। लिक्विड किस में लिखेंगे? केवल यदि वो द्रव अवस्था में है तो। लेकिन यहाँ पे पानी के अंदर घुला हुआ है स्पेशल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्यू लिखेंगे। एक्यू का मतलब वो जल के अंदर घुला हुआ है, जलीय विलयन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट जो 7th स्टेप है वो लिखती है। अब देखिए 7th स्टेप में क्या लिखेंगे हम। हमने अवस्था बताई दी इसकी, फिजिकल स्टेट किस प्रकार से लिखेंगे। तो 7 नंबर पॉइंट में लिखिए, अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक का उपयोग किया गया हो तो उसे तीर के निशान पर लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे उसको? तीर के निशान पर लिखेंगे। जैसे अभी पिछली वाली रिएक्शन की बात करें, जैसे ये N2 प्लस H2 और ये बन रहा था NH3, इसको हमने क्या किया था? यहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे 3 लिखा था, ये संतुलित हो गई। अब देखिए इसमें बार बार मैं यहाँ पे जी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपना उद्देश्य अभी क्या समझना है कि यदि किसी उत्प्रेरक का उपयोग किया गया हो। देखो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिखिए Fe, क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में ये किस काम का है? उत्प्रेरक का काम है। और उत्प्रेरक क्या होता है वो लिख लीजिए। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा देगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा। जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में और क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। तो ये Fe डालने से, Fe किसका प्रतीक है? आयरन का, ठीक है ना, लोहा का। तो ये लोहा डालने से क्या होगा? लोहे का चूर्ण डालने से क्या होगा? इस अभिक्रिया में तेजी आ जाएगी, जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की गति, या फिर इसको कह सकते हैं दर, गति या दर बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहां इस रिएक्शन में कौन उत्प्रेरक है? ये Fe उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी यदि उत्प्रेरक है तो उसको कहां पे लिखेंगे? तीर के ऊपर लिखेंगे। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8 नंबर का पॉइंट। अभिक्रिया जिस तापमान पर हो रही हों, उस तापमान को भी तीर के निशान पर लिखते हैं। अब देखिए कोई भी रिएक्शन होती है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर होता है, तभी वो रिएक्शन होगी, तभी वो अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो हर रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, फिक्स तापमान होता है जिस पर वो होती हैं संपन्न, ठीक है ना। तो उस तापमान को कहाँ पे लिखेंगे? वो भी इस तीर के निशान पे लिखेंगे। जैसे कि इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन किस तापमान पे होगी वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो नाइट्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन के एटम है, ये आपस में रिएक्शन कब करेंगे? जब इनको कितना तापमान मिलेगा? इनको तापमान मिलेगा 773 केल्विन, ठीक है ना। केल्विन एक यूनिट होती है टेम्परेचर मेजर करने की, ठीक है ना। तो 773 केल्विन जब इनको तापमान देंगे तभी ये दोनों मिलेंगे आपस में और क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ये तापमान की बात हो गई, वैसे ही होती है दाब की बात, प्रेशर की बात। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके लिए एक तो निश्चित तापमान होगा,
वैसे ही निश्चित दाब होगा, ठीक है ना। तो दाब के लिए भी क्या होता है, उस दाब को भी कहां पे शो करेंगे, यहीं पे शो करेंगे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए 9 नंबर की अभिक्रिया जिस दाब पर संभव हो रही हो या संपन्न हो रही हो, ठीक है ना, हो रही हो, उस दाब को भी तीर के निशान पर लिखते हैं। इसको भी किस पे लिखेंगे, तीर के निशान पे लिखेंगे। जैसे इस अभिक्रिया की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलती हैं, ये कब मिलेगी, जब इनको 200 एटीएम, एटीएम का मतलब यहाँ पे एटीएम मशीन नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक यानी कि हिंदी में कहें तो वायुमंडलीय दाब, दाब मापने की यूनिट होती है कौन सी, वायुमंडलीय दाब, उसको शॉर्ट में कहते हैं एटीएम, यानी कि इसकी फॉर्म होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना। तो वायुमंडलीय दाब पर ये संपन्न होगी और ये बन जाएगा अमोनिया। तो इस प्रकार से देखो एक रिएक्शन के लिए क्या क्या जरूरत होती है, एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, एक निश्चित दाब की जरूरत होती है, ठीक है ना। और उसकी गति बढ़ाने के लिए हो सकता है उसमें उत्प्रेरक मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको कहाँ पे शो करेंगे, इस एरो के ऊपर शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक अभिक्रिया के सारे स्टेप लिख सकते हैं। और यदि हम टोटल इक्वेशन को लिखना चाहें तो 10 नंबर में लिख सकते हैं कि एक कंप्लीट इक्वेशन को, एक कंप्लीट समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं। वो 10 नंबर में लिख लीजिए कि एक समीकरण या रासायनिक समीकरण को, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक रासायनिक समीकरण को पूर्ण रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसके अंदर सारे सिंबल हो। जैसे मैं इसी की बात करूं तो देखिए ये नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है, प्लस ये हाइड्रोजन मिल रही है, देखो ये संतुलित भी कर रखा है हमने, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सी फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में है। साथ में देखिए इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या हो रहा है, हमें किस किस की जरूरत है, एक तो 773 ये केल्विन टेम्परेचर की जरूरत है, साथ में क्या मिलना चाहिए, 200 एटीएम दाब मिलना चाहिए, और साथ में हम क्या डालेंगे, इसकी गति बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या डालेंगे, इसमें लोहा चूर्ण डालेंगे, लोहा का चूर्ण डालेंगे जिसको आयरन कहते हैं, और Fe इसका सिंबल होता है लोहे का। और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, NH3 बनाएंगे, जो भी कौन सी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें सभी बातों का जिक्र होता है, ठीक है ना। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम समीकरण को लिखते हैं, ठीक है ना। और कल हम पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और उसका जो एक मेन नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो क्या होता है, ठीक है ना। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए बाय। और मुझे कमेंट करके बताना मेरी क्लास कैसी लगी आपको, और अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स।